हम अक्सर एक बात सुनते हैं, है ना, कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ बिल्कुल। सुनने में ये एकदम किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। बहुत ही रोमानी सा ख्याल है। एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत ख्याल है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर ये सिर्फ एक ख्याल ना होकर असल में इस दुनिया के काम करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो, मतलब एक दार्शनिक नजरिया हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता रहा है। इतिहास में हर सभ्यता ने यही समझना चाहा है कि क्या हमारे सपनों और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच सच में कोई अदृश्य तालमेल है। और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य की परतों को उधेड़ने वाले हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और मेरे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन। और आज हम पाउलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध किताब द अल्केमिस्ट के कुछ बेहद खास नोट्स और उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ एक स्पेनिश गडरिये की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके सफर में छुपे उन रहस्यों और उन आहा मोमेंट्स को डिकोड करना है जो इंसान की सफलता के मनोविज्ञान को समझाते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना, इस किताब के खुद के सफर पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। अरे हाँ, वो पब्लिशिंग वाली कहानी, मतलब जब ये किताब पहली बार ब्राजील में छपी थी तो ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। एकदम बुरी तरह। मतलब पहले हफ्ते में सिर्फ एक कॉपी बिकी थी। सिर्फ एक? और दूसरी कॉपी बिकने में तो 6 महीने लग गए थे। और मजे की बात यह है कि वो दूसरी कॉपी भी उसी इंसान ने खरीदी थी जिसने पहली ली थी। ये तथ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करता है, खासकर ये देखते हुए कि आज ये इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। मतलब पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया था। लेखक उस वक्त 41 साल के थे। ऐसे में कोई भी इंसान हार मान लेता। सही कहा। तो अगर सच में पूरी कायनात सपने पूरे करने में मदद करती है, तो यहाँ वो प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी या कायनात की मदद कहाँ थी? देखिए, यहाँ असल में कायनात उनके संकल्प की परीक्षा ले रही थी। लेखक को अपनी कहानी पर इतना गहरा विश्वास था कि उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, उन्होंने एक दूसरे पब्लिशर को खोजा। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये किताब फैलने लगी। बाद में बिल क्लिंटन और मोडोना जैसे प्रभावशाली लोगों के हाथों में दिखने के बाद तो ये एक ऑर्गेनिक फिनोमिनन बन गई। एग्जैक्टली, एक ग्लोबल फिनोमिनन। और इस किताब के केंद्र में सैंटियागो नाम का एक युवा गडेरिया है, जिसकी कहानी भी कुछ इसी तरह के विरोधाभासों से गुजरती है। हाँ, सैंटियागो के माता पिता चाहते थे कि वो एक पादरी बने, जो उस समय एक बहुत ही सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन माना जाता था। पर उसके भीतर तो दुनिया देखने की एक तीव्र इच्छा थी। तो उसने एक सुरक्षित जीवन को ठुकराकर गडरिया बनने का फैसला किया, क्योंकि गडरिया यात्रा करते हैं। और इसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात सलेम के एक रहस्यमयी राजा मेल्किजेदक से होती है। और यहीं से कहानी का असली दर्शन शुरू होता है। इन नोट्स में जिस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है वो है राजा द्वारा बताई गई पर्सनल लीजन की अवधारणा। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी इंसान के जीवन का मुख्य उद्देश्य है ना? हाँ। राजा का कहना है कि जब लोग युवा होते हैं तो उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता होता है कि उनका पर्सनल लीजन क्या है। उस समय वो सपने देखने से डरते नहीं है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक पहलू शुरू होता है। राजा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है, जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसके अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक रहस्यमयी ताकत समाज और परिस्थितियों के रूप में इंसान को ये यकीन दिलाने लगती है कि उसके जीवन पर उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल। इंसान ये मान बैठता है कि सब कुछ किस्मत या भाग्य के हाथ में है, और जो सपने उसने बचपन में देखे थे वो दरअसल असंभव हैं। ओके, चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। मतलब ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। बचपन में हर कोई अंतरिक्ष यात्री या पेंटर या कोई बड़ा खोजकर्ता बनना चाहता है। हाँ, बच्चों को लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े होकर जिम्मेदारियों के बोझ तले और समाज की अपेक्षाओं के डर से लोग एक सुरक्षित डेस्क जॉब को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। और इसी सामाजिक कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए राजा बिगिनर्स लक यानी शुरुआती किस्मत के सिद्धांत को समझाता है। बिगिनर्स लक मतलब शुरुआत में मिलने वाली सफलता। हाँ, राजा के अनुसार जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने पर्सनल लीजन की तरफ कदम बढ़ाता है तो दुनिया शुरुआत में उसे सफलता का एक छोटा सा स्वाद चखाती है। अरे वाह! ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन है। जब कोई नई ऊर्जा और बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी काम को शुरू करता है तो उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। मतलब दुनिया चाहती है कि लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचें, इसलिए वो शुरुआत में गति बनाने के लिए चीजें थोड़ी आसान कर देती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है।
मैं सोच रही थी कि अगर दुनिया शुरुआत में मदद करती है, गति बनाने के लिए, सफलता का स्वाद चखाती है, तो फिर ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही क्यों रुक जाते हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है और ये सवाल हमें कहानी के अगले और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर ले जाता है। टैंजिए के उस क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर? बिल्कुल। सैंटियागो अपना सफर शुरू करने के कुछ ही समय बाद लूट जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता। तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस क्रिस्टल मर्चेंट के यहाँ काम करने लगता है। और ये क्रिस्टल मर्चेंट का जो किरदार है ना, ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और जटिल आईना है। उसकी दुकान एक पहाड़ी पर है, जहां अब समय के साथ ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। और वो 30 साल से वही एक काम कर रहा है। पर उसका जीवन भर का सपना मक्का जाना है, जो कि उसके धर्म में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। हाँ, और इन नोट्स में जो सबसे चौंकाने वाली बात उभर कर आती है वो ये है कि मर्चेंट के पास मक्का जाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। सच में? मतलब वो शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से सक्षम है। कौन ही तरह से? लेकिन वो फिर भी नहीं जाता। जब सैंटियागो उससे इस बारे में पूछता है तो मर्चेंट कहता है कि मक्का जाने का सपना ही उसे जिंदा रखे हुए है। उसे डर है कि अगर उसका सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी और वो वापस अपनी उसी नीरस दिनचर्या में लौट आएगा। देखिए, मुझे यहाँ इस मर्चेंट के पक्ष में थोड़ी वकालत करनी है। मतलब, क्या मर्चेंट अपनी जगह पूरी तरह से गलत है? कैसे? क्या कभी कभी अपने सबसे बड़े सपने को सिर्फ एक सपना ही रखना बेहतर नहीं होता? मतलब, जब कोई सपना हकीकत में बदलता है तो उसमें कई कमियां नजर आ सकती हैं, दिल टूट सकता है या भारी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ये बात तो है। कम से कम सपने के सहारे एक उम्मीद तो कायम रहती है ना। एक तरह से देखा जाए तो मर्चेंट ने खुद को निराशा से बचाने का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका ढूंढ लिया है। आपका ये तर्क अपनी जगह बहुत मजबूत लगता है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक बचाव की रणनीति। मतलब वो खुद को धोखा दे रहा है? हाँ, असल में मर्चेंट असफलता से नहीं बल्कि अपनी सफलता से डरता है। उसे अपनी आदतों की गुलामी पसंद आ गई है। अच्छा। जब सैंटियागो दुकान में आता है तो वो व्यापार बढ़ाने के लिए बदलाव के सुझाव देता है, जैसे दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस लगाना और क्रिस्टल के ग्लासों में पुदीने की चाय बेचना। और मर्चेंट शुरुआत में इसका कड़ा विरोध करता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर व्यापार बढ़ा तो उसे अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अपनी दुकान का विस्तार करना पड़ेगा। और इस चर्चा में एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। वो क्या? कि हर अनसुनी की गई नेमत यानी ठुकराया हुआ आशीर्वाद एक श्राप बन जाता है। मर्चेंट को पता है कि वो अपने जीवन में और बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन वो अपनी पहचान खोने के डर से घबराता है। मतलब वो उस आरामदेह स्थिति का कैदी बन चुका है जो असल में उसे अंदर ही अंदर मार रही है। बिल्कुल सही कहा। इसके ठीक विपरीत सैंटियागो का नजरिया है। वो उसी मर्चेंट की दुकान से पैसे कमाता है, लेकिन बदलाव के डर के आगे घुटने नहीं टेकता। हाँ, क्योंकि वो अरबी शब्द मकतूब का असल अर्थ समझता है, जिसका मतलब है जो लिखा जा चुका है। अक्सर लोग इस शब्द का इस्तेमाल ये सोचकर करते हैं कि जब सब कुछ पहले से लिखा ही है तो मेहनत क्यों की जाए, है ना? हाँ, पर सैंटियागो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो समझता है कि अगर सब कुछ एक बड़ी शक्ति द्वारा लिखा गया है तो उसे बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। मिडों की ओर निकल पड़ता है। और जब इंसान अपने डर को पीछे छोड़कर रेगिस्तान जैसे किसी अज्ञात सफर पर निकलता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सही रास्ता कैसे चुना जाए, क्योंकि अज्ञात में तो कोई नक्शा नहीं होता। एग्जैक्टली। और यहीं पर संकेतों यानी ओमेन्स का महत्व सामने आता है। कहानी में राजा ने सैंटियागो को उरिम और थुमिम नाम के 2 पत्थर दिए थे। हाँ, वो पत्थर जो हाँ और ना में जवाब देकर फैसला लेने में मदद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पत्थर कोई जादू टोना नहीं है। ये दरअसल इंसान को अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाते हैं। संकेतों को समझने के लिए राजा ने उसे एक कहानी भी सुनाई थी ना, जो जीवन के संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो तेल की चम्मच वाली कहानी। एक लड़का दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास खुशी का रहस्य जानने आता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति उसे अपने विशाल महल को घूमने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ में एक चम्मच थमा देता है जिसमें तेल की 2 बूंदें होती हैं। और शर्त होती है कि महल घूमते वक्त वो तेल गिरना नहीं चाहिए। तो लड़का महल के चक्कर लगाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस चम्मच पर रहता है। और जब वो लौटता है तो बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है कि क्या उसने लाइब्रेरी या खूबसूरत बगीचे देखे, और लड़के ने तो कुछ देखा ही नहीं होता। बिल्कुल। और जब बुद्धिमान व्यक्ति उसे दोबारा भेजता है और कहता है कि इस बार महल की खूबसूरती देख कर आओ, तो लड़का शानदार बगीचे, कलाकृतियां सब कुछ देखता है। लेकिन वापस आने पर पाता है कि चम्मच से तेल की बूंदें गिर चुकी हैं। तब वो बुद्धिमान व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। दुनिया की सारी खूबसूरती और चमत्कारों को देखना, लेकिन अपनी चम्मच के तेल को यानी अपनी जिम्मेदारी और अपने मूल लक्ष्य को कभी ना भूलना। अरे वाह! अगर हम इस चम्मच वाले उदाहरण को आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ें
तो ये बात बहुत गहराई से समझ आती है। कैसे? मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग किसी खूबसूरत वेकेशन पर जाते हैं। वो वहां की तस्वीरें लेने और फोन के कैमरे में इतने उलझ जाते हैं, यानी चम्मच के तेल को बचाने में इतने मग्न हो जाते हैं। एग्जैक्टली, कि वे अपनी आंखों से असली नजारा देखते ही नहीं। या फिर इसका उल्टा होता है, नजारों में इतने खो जाते हैं कि अपना पासपोर्ट और वापसी का टिकट ही कहीं भूल जाते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। ये संतुलन ही तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, और इसी संतुलन को बनाए रखते हुए सैंटियागो रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। नखलिस्तान यानी ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है। वहां वो यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी दुनिया की उस भाषा को समझता है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। वो भाषा है प्रेम। लेकिन अक्सर साहित्य में प्रेम को एक ऐसी चीज बताया जाता है जो इंसान को उसके लक्ष्य से भटका देती है। हाँ, पर यहाँ प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसके पर्सनल लीजेंड से दूर नहीं करता, बल्कि उसके और करीब ले जाता है। फातिमा उसे रोकती नहीं है, बल्कि उसके सफर का हिस्सा बन जाती है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को, इन संकेतों को सीखना चाहे, तो क्या उसका कोई एक सही तरीका है? ये समझने के लिए हमें अंग्रेज यानी द इंग्लिशमैन के किरदार को देखना होगा, जो सैंटियागो के साथ सफर कर रहा है। हाँ, वो अंग्रेज जो सैंटियागो से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। उसने अपने जीवन के 10 साल एल्केमी की भारी भरकम किताबें पढ़ने में गुजार दिए हैं। वो एकेडमिक ज्ञान और किताबी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। वो फिलोसोफर स्टोन की तलाश में है, जो किसी भी धातु को सोना बना सकता है, और एलिक्सिर ऑफ लाइफ की खोज में है, जो इंसान को अमर बना सकता है। हाँ, उसके पास दुनिया भर का सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन उसने खुद कभी उस ज्ञान का प्रयोग किसी भट्टी पर नहीं किया है। मतलब वो हमेशा शॉर्टकट और अंतिम मंजिल के पीछे भाग रहा है। एग्जैक्टली। ये समझे बिना कि एल्केमी सिर्फ धातु को बदलने की कला नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ सैंटियागो है, जो कोई भारी किताबें नहीं पढ़ता। वो अपनी भेड़ों के व्यवहार से सीखता है, रेगिस्तान की खामोशी को महसूस करता है, और आसमान में उड़ते बाजों की हरकतों से आने वाले खतरे को भांप लेता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है, क्या ज्ञान और किताबें सच में किसी काम की नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ये सब तो किताबों और संचित ज्ञान पर ही टिके हैं ना। अगर हर कोई रेगिस्तान या प्रकृति से ही सीखने लगे, तो क्या इंसानियत वही खड़ी नहीं रह जाएगी जहां वो हजारों साल पहले थी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किताबें किसी काम की नहीं हैं। ज्ञान का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेज की कहानी में भी एक मोड़ आता है जब एल्केमिस्ट उसे सलाह देता है कि जाओ और कोशिश करो। अंततः वो अपनी किताबें छोड़कर भट्टी जलाता है और असली प्रयोग शुरू करता है। अच्छा, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलता है। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति 10 साल तक तैरने यानी स्विमिंग पर किताबें पढ़े। उसे स्ट्रोक्स, पानी के दबाव और सांस लेने की तकनीक का पूरा सैद्धांतिक ज्ञान हो सकता है। किताबें उसे सही दिशा दे सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन पानी में तैरने की जो मसल मेमोरी है, वो तो पानी में उतरने से ही बनेगी ना। ज्ञान जब तक अनुभव में नहीं बदलता, तब तक वो अधूरा है। मतलब सोल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की आत्मा को सिर्फ पन्नों में नहीं बांधा जा सकता। उसे समझने के लिए वर्तमान में उतरकर अपने अनुभवों से गहराई से जुड़ना ही पड़ता है। एकदम सही। और अनुभव और वर्तमान में जीने की बात करें तो रेगिस्तान में सैंटियागो को एक ऊंट वाले यानी कैमल ड्राइवर से जो जीवन दर्शन मिलता है, वो इन नोट्स का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो ऊंट वाला जो कहता है कि वो न तो अपने अतीत में जीता है और न ही अपने भविष्य की चिंता करता है। हाँ, उसका मानना है कि जब वो खाता है तो वो सिर्फ खाता है, और जब वो चलता है तो वो सिर्फ चलता है। ये तो माइंडफुलनेस का एकदम चरम रूप है। बिल्कुल। और ऊंट वाले का ये दर्शन आधुनिक युग की एंग्जाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। पता है, ऊंट वाले ने अपनी जिंदगी में बहुत उथल पुथल देखी थी। उसने बाढ़ में अपने बागान खोए थे, लेकिन उसने एक बहुत गहरी बात सीखी। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका जीवन और दुनिया का इतिहास एक ही हाथ से लिखे गए हैं, तो अनजान भविष्य का डर खत्म हो जाता है। मतलब जब अतीत का पछतावा और भविष्य का डर नहीं होता, तब इंसान वर्तमान के हर क्षण को पूरी स्पष्टता के साथ देख पाता है। और इसी स्पष्टता के कारण सैंटियागो रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ पाता है। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण से हमारे सामने कुछ बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक निष्कर्ष निकल कर आते हैं। बिल्कुल। पहला, उस सुरक्षित डेस्क जॉब या समाज की उम्मीदों के पार जाकर अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानना। और दूसरा, उस क्रिस्टल मर्चेंट की तरह अपनी ही सफलता और बदलाव से नहीं डरना, ये समझना कि हर अनसुनी नेमत एक श्राप बन सकती है। तीसरा, उस तेल की चम्मच की तरह एक नाजुक संतुलन बनाना, दुनिया की खूबसूरती और अनुभवों का आनंद लेना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और लक्ष्य को न भूलना। और अंत में, उस अंग्रेज की तरह सिर्फ किताबी ज्ञान में ना उलझकर
ऊंट वाले की तरह वर्तमान में जीना और अनुभव से सीखना। द अल्केमिस्ट के इन अंशों का अध्ययन ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक खजाने की खोज की कहानी नहीं है। नहीं, ये मानव मन की गहराइयों को समझने का एक उपकरण है। ये दिखाती है कि हर इंसान इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है। खैर, इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले इन नोट्स में मौजूद एक आखिरी और बेहद दिलचस्प विचार पर बात करनी बहुत जरूरी है। वो प्रोलॉग वाली कहानी। हाँ, किताब की शुरुआत में प्रोलॉग में एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो ग्रीक मिथक नार्सिसस पर आधारित है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि नार्सिसस एक ऐसा युवक था जो एक झील के किनारे बैठकर अपनी ही खूबसूरती को निहारता रहता था, और एक दिन वो उसी में गिरकर डूब गया। लेकिन पाउलो कोएल्हो ने इस कहानी को एक नया और बहुत गहरा मोड़ दिया है। जब नार्सिसस मर जाता है तो जंगल की देवियां वहां आती हैं। वो देखती हैं कि वो मीठे पानी की झील अब आंसुओं से खारी हो गई है। देवियां झील से पूछती हैं कि वो क्यों रो रही है। झील कहती है, मैं नार्सिसस के लिए रो रही हूँ। तो देवियां कहती हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो उसके पीछे भागते थे, लेकिन सिर्फ वो झील ही उसकी खूबसूरती को इतने करीब से देख पाती थी। और यहीं पर झील एक ऐसा जवाब देती है जो इंसान को झकझोर देता है। झील पूछती है, क्या नार्सिसस खूबसूरत था? अरे, मतलब उसे पता ही नहीं था। देवियां हैरान रह जाती हैं। तब झील कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि नार्सिसस खूबसूरत था। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि जब वो मेरे किनारे झुकता था तो मुझे उसकी आंखों की गहराई में अपनी ही खूबसूरती दिखाई देती थी। उफ, क्या बात है ना? इस प्रोलॉग को कहानी के साथ जोड़ने पर एक बहुत ही गहरा अर्थ निकल कर आता है। इंसान हमेशा ये सोचता है कि वो इस दुनिया को देख रहा है, अनुभव कर रहा है और अपने सपनों की तलाश कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया भी इंसान को देख रही हो? बिल्कुल। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को विराम देंगे। शुरुआत में हमने सवाल किया था कि क्या सच में पूरी कायनात किसी की इच्छा पूरी करने में जुट जाती है? शायद जब कोई इंसान अपने सपनों, अपने खजाने या अपने पर्सनल लीजेंड को ढूंढने निकलता है तो ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती। सही बात है। शायद पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड इंसान के अनुभवों, उसके संघर्षों और उसकी आंखों के जरिए असल में अपनी ही खूबसूरती और अपने ही अस्तित्व को निहार रहा होता है। इसलिए अपना पर्सनल लीजेंड खोजना सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जिम्मेदारी है। इस विचार